बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार एंड पार फैक्टर और उसके बाद पढ़ेंगे चोक कॉइल। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप प्रीवियस लेक्चर देखकर यहाँ पे आए हो, ऑल्टरनेटिंग करंट 03, जिसमें हमने आपको सीरीज एलआर सर्किट और सीरीज सीआर सर्किट को डील करना सिखाया। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक नया टॉपिक दे रहे हैं, पार एंड पार फैक्टर, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाएंगे चोक कॉइल। शुरू करें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकालो कॉपी और पेन और हेडिंग लगाओ, पार इन एसी। पार इन एसी कुछ डिफरेंट है क्या सर? पार इन एसी, हाँ थोड़ा डिफरेंट है। देखो, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पार पढ़ा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल पावर P का फॉर्मूला था V × I। देखो, वहां ये बात सही थी क्योंकि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो हमारा वोल्टेज भी कांस्टेंट था और करंट भी कांस्टेंट था। वहां तो हम बैटरी वगैरह यूज करते थे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और कांस्टेंट करंट थे। अभी इस चैप्टर में आपको क्या दिख रहा है कि वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो हियर इन AC both V and I varies with time, है ना। थोड़े नए तरह के हमको वोल्टेज और करंट मिले जो समय के साथ चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब पावर भी समय के साथ चेंज होगी, ऐसे लिख लेते हैं। हेंस पावर will also vary with time, ठीक है। यानी अब हम यहां पे पार नहीं, एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस पार बता रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। पार एट टाइम t इज इक्वल्स टू v एट टाइम t इंटू I एट टाइम t। समझ रहे हो? क्योंकि ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली पार भी टाइम के साथ चेंज होगी। ये कैसी पार मिल रही है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पार मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जो V का यहाँ पे इक्वेशन है वो है V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t, और करंट इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू I0 साइन, क्या लिया जाए? आपको पता है ना, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकता है हो करंट इससे आगे हो सकता है इससे पीछे हो, 90 डिग्री आगे हो, 90 डिग्री पीछे हो, फाई आगे हो, फाई पीछे हो। तो हम ले लेते हैं साइन ओमेगा t प्लस फाई, ऐसे ले लिया, मान लिया करंट आगे है प्लस फाई से, क्या पता पीछे हो, फाई की वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसे एक रैंडम मान लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? पार एट टाइम t इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t इंटू I0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब आपसे जिस भी टाइम पे पार पूछे, टाइम की वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की आपको पार मिल जाएगी। समझ में आया? वहां बड़ा आसान था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां बैटरी का V दिया रहता था, सीधा I लगा दो, काम खत्म। यहाँ V भी चेंज हो रहा है, I भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ जिस समय पे पार पूछे उस समय पे पार बताते हैं, नोट करें। पता है, पर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुई इंस्टेंटेनियस पार। इसके बाद हम लेके आए एवरेज पार और उसका इंपॉर्टेंस है, नोट कर लो पहले, छाप लिया, छाप लिया। तो हम किसकी बात करेंगे? एवरेज पार की बात करेंगे। बिठा रहे इसको, ओके। तो जब भी आपको एसी चैप्टर में पार पार हम बोले तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज पार की बात कर रहे हैं, अपने आप समझ जाना। पार एवरेज इज इक्वल्स टू, क्या करना है? जो इंस्टेंटेनियस पार थी उसका एवरेज निकाल लो। ऐसे बनाते हैं ना एवरेज का साइन, या ऐसे ही बनाते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। पार एट टाइम t के ऊपर बार लगा दो, बार मतलब एवरेज, है ना। फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था एवरेज लेने का शॉर्टकट, यूज करने जा रहे हैं, देखना। पावर एट टाइम t की इक्वेशन क्या थी? V0 साइन ओमेगा t, V इंटू I क्या था?
आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस पूरे का हमें एवरेज लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई नॉट को इधर लिख लिया, पूरे के ऊपर ये बार, मतलब क्या होता है एवरेज, एवरेज निकालना है हमको, ठीक है। और कितने देर के लिए एवरेज निकालना है? फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी का हम एवरेज निकालेंगे। और वी नॉट आई नॉट, अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, और ये साइन ओमेगा टी भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? देखो जरा, देखो जरा क्या आएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई हुआ यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव और साइन ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। बोलो यहां तक समझ में आया? फिर यहां पे इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया यानी एवरेज। अब मैंने सिखाया था ऐसे एवरेज लगाओ तो एक एक टर्म पे भी एवरेज डाल सकते हैं। जरा पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ए कॉस ए, क्या इसको हम साइन 2a लिख सकते हैं? देखो साइन ए कॉस ए, यहां पे 2 लगा दो, तो क्या इसको हम साइन 2a लिख सकते हैं? ऐसे 2 साइन ए कॉस ए को साइन 2a लिखा जा सकता है। 2 साइन ए कॉस ए को साइन 2a लिख सकते हैं भाई। तो देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 मिसिंग है इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है? अब 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी साइन 5/2। अब लगा दो ऊपर एवरेज। अब एवरेज जो लगा ये एक एक टर्म पे डालते जाओ, यानी इसमें डाल दो वी नॉट आई नॉट का एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, कॉस फाइव का एवरेज प्लस साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज, साइन 5 का एवरेज अपॉन 2। हो गया खत्म। अब वी नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, वी नॉट क्या है? वोल्टेज की पीक वैल्यू, आई नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है करंट की पीक वैल्यू, तो भाई कांस्टेंट चीज का एवरेज तो वही आएगा। अरे वी नॉट वी नॉट वी नॉट चेंज ही नहीं हो रहा है, पीक वैल्यू ना वो तो हमेशा वही है, तो उसका एवरेज वही आएगा। ये भी कांस्टेंट है, मतलब मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो 5 5 5 5 5 एवरेज भी 5। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज एक कंप्लीट साइकिल के लिए होता है 1/2। ये चीजें हमने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2 फॉर कंप्लीट साइकिल, तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस फाई का एवरेज बताओ? 0 नहीं, फाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई, फाई टाइम के साथ कहां चेंज हो रहा है, तो कॉस फाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, ये चीज समझो। देखो साइन ओमेगा टी ये चेंज हो सकता है टाइम के साथ, बट ये फाई चेंज नहीं होगा। कॉस फाई का जब एवरेज देखोगे तो वो कॉस फाई ही रहेगा, क्योंकि वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये आएगा कॉस फाई। अगला टर्म आया साइन 2 ओमेगा टी। अब साइन थीटा टाइप का है, टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है। इसका एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तुम्हें साइन 2 ओमेगा टी दिया हो, कॉस 2 ओमेगा टी दिया हो, साइन ओमेगा टी दिया हो, कॉस ओमेगा टी दिया हो, सबका एवरेज साइकिल का 0 होता है। साइन 2 ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी हो, कॉस ओमेगा टी हो, इन सब का एवरेज फॉर वन साइकिल 0। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, उनका एवरेज 1/2। बड़ा इंपॉर्टेंट था, वरना इसको इंटीग्रेट करते करते दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका है करने का, करो घर पे। पार एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी।
0 से लेके t, 0 से लेके t निकालो भाई, इससे भी आंसर सेम आना चाहिए। कब? बहुत लेंदी हो जाएगा। हमने बताया था ना, कोई चीज अगर टाइम पे सब पहले लेक्चर में बातें हुई थी, कोई चीज अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है, उसका एवरेज चाहिए, तो क्या करो, ऊपर इंटीग्रल वो क्वांटिटी इंटू dt, नीचे इंटीग्रल dt, ऐसे भी आएगा सेम आंसर। पावर का एक्सप्रेशन उठाओ, v नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई यहां रखो, dt के साथ उसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, या तो ऐसे पकड़ लो, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, या तो ये चीज पकड़ लो। इसमें हमने क्या बोला कि पावर एट टाइम t इज इक्वल्स टू पावर एट टाइम t का बार लगा दिया, एवरेज होता है, हमने उठा के बाहर लगाया, v नॉट साइन ओमेगा t, v नॉट आई नॉट को बाहर किया, फिर इसको एक्सपैंड किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन ओमेगा t cos ओमेगा t आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये 2 साइन ओमेगा t cos ओमेगा t क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा t बन गया। फिर हमने पूरे पे एवरेज लगाया, इसका एवरेज क्या आया, यही क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 4 4 4 4 4 4, साइन स्क्वायर ओमेगा t का एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज होता है 1/2, cos स्क्वायर ओमेगा t का 1/2, cos फाई का क्यों cos फाई आया, क्योंकि ये फाई है, ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, पूरे समय सेम रहा, तो cos फाई का एवरेज cos फाई, sin 2 ओमेगा t का एवरेज 0, sin ओमेगा t का 0, cos ओमेगा t का 0, cos 2 ओमेगा t का 0, पर ये cos फाई है, समझ गई बात, तो ये चीज आई 0। So finally you are getting power is equals to v naught I naught into 1/2 into cos phi, नोट करें इतना, और जिनको करना है लंबे मेथड से वो घर पे बैठ के इसकी ट्राई करो, पावर एवरेज को। कोई भी क्वांटिटी जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, जैसे करंट आपको एवरेज चाहिए था, तो पहले लेक्चर में हमने एवरेज करंट भी ऐसे ही निकाला था, I dt अपॉन इंटीग्रल dt। इस तरह से पावर भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो p dt अपॉन इंटीग्रल dt, शॉर्टकट ये। हो गया, हाँ ऐसे बार लगा सकते हैं, बार को एक टर्म पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार साइन 2 ओमेगा टी मतलब साइन थीटा का, एक साइकिल में साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0, थोड़ी देर पॉजिटिव थोड़ी देर नेगेटिव, मिटा रहे इसको, यहां से आगे बढ़ाएंगे कहानी, मिटाते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, पावर एवरेज, पावर एवरेज कितना आ रहा हमारे पास, पावर एवरेज आ रही है हमारे पास v नॉट आई नॉट इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई, v नॉट आई नॉट इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई। अच्छा ये फाई क्या चीज थी, फाई था फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब देखो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई, कोई दिक्कत, इस 2 को मैं रूट टू करके लिख सकता हूं। अब देखो v नॉट बाई रूट 2 क्या वी आर एम एस बन जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस बन जाएगा, और कॉस फाई, ये होता है फॉर्मूला एवरेज पावर इन वन साइकिल इन एसी का, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। सिर्फ वी आई से काम नहीं बनता, एसी में एक टर्म नया आता है कॉस फाई, और ये कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर, यानी एसी की पावर कितनी है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यानी एसी में पावर फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि करंट कितना आगे पीछे है वोल्टेज से या साथ में है, नोट करें इसको, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यूनिट वॉट ही आएगी पावर की, डेफिनेटली एवरेज पावर, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अगर कहीं पे मेंशन नहीं है कि कौन सी पावर है तो एवरेज पावर मान लेना, ठीक है, कहीं पे मेंशन नहीं है कौन सा वोल्टेज है कौन सा करंट है तो एवरेज नहीं आरएमएस मानना, ये चीज याद रखना, लिख लो यहाँ, इफ नॉट मेंशन देन assume एवरेज पावर, पावर के टर्म्स में
एंड इसी चीज में इफ नॉट मेंशन कि कौन सा करंट है कौन सा पोटेंशियल है, देन अज्यूम आरएमएस वोल्टेज और करंट। जैसे मान लो कहीं पे बोल दिया कि सर्किट में इतना वोल्टेज है, तो ना ही वो पीक वोल्टेज है ना ही वो एवरेज है, वो कौन सा है, आरएमएस। करंट बता दिया और बताना भूल गए कौन सा करंट है, तो आरएमएस। और पावर बता दिया बताना भूल गए तो एवरेज। पावर केस में एवरेज, करंट वोल्टेज केस में आरएमएस, याद रखना ये बात। नोट किया इतना। आइए पावर फैक्टर देखते हैं डिफरेंट सर्किट का। अपन तो सर्किट पढ़ चुके हैं, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट। आइए देखते हैं पावर फैक्टर। तो एवरेज पावर मिली है भैया वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। यहां पे डिफरेंट सर्किट्स ले लेते हैं। यहां पे हम फाई की वैल्यू देख लेते हैं और यहां पे पावर फैक्टर। तो जैसे हम सबसे पहले सर्किट उठा लेते हैं प्योर रेजिस्टर का, ये रहा। तो आपको पता है रेजिस्टर में जिधर V होता है उधर ही I होता है, दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हो जाएगा 1 और एवरेज पावर हो जाएगी Vrms इंटू Irms। अच्छा, प्योर इंडक्टिव की बात करते हैं। प्योर इंडक्टिव में याद है क्या होता है, करंट इसमें लैग करता है, पोटेंशियल लीड करता है। करंट कितना लैग करता है, 90 डिग्री। तो V और I के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री। cos 90 कितना, 0। यानी ऐसे सर्किट में एवरेज पावर कितनी आएगी, 0। इसका मतलब कोई पावर यूज नहीं हो रही, एवरेज है। आधे साइकिल में हुई, आधे साइकिल में वापस आ गई। नेक्स्ट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट सी। इसमें क्या होता है, इसमें करंट लीड करता है पोटेंशियल से, कितने एंगल से, 90 डिग्री। करंट लीड्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। यानी यहां पे भी फेज डिफरेंस 90, cos 90 0 और यहां पे भी एवरेज पावर 0। नोट करें, नोट करें। और क्या था हमारे पास, और हाइब्रिड सर्किट है, मतलब मिले हुए सर्किट है ना। एक अपना LR है, एक अपना CR है और एक LCR है, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे उसको भी। चलिए LR और CR को देखते हैं। फोर्थ, LR यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, R और L। अब इसका आपको याद है फेजर डायग्राम कैसे बनता था। इसमें क्या होता था कि इस तरफ को अपना जाता था, मान लेते हैं करंट, मान लेते हैं इस तरफ को जा रहा करंट, तो बच्चों V0 R तो इधर ही चलेगा। और इंडक्टर का भी करंट से आगे होगा, क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग करता है। तो इस तरफ बनेगा, बोलो V0 L, और ये निकलेगा नेट V0, इनका फेजर सम। याद आया, करंट जिधर है रेजिस्टेंस में पोटेंशियल उधर ही होगा, सेम फेज में। इंडक्टर की बात करें तो करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। ओवरऑल नेट पोटेंशियल ये आया, इससे कितना ऊपर, 5। ओवरऑल करंट पोटेंशियल से लैग ही करता है, 5 से लैग तो करेगा ही इंडक्टिव सर्किट में। फेज डिफरेंस कितना है, 5 है, तो इस बार 5 ही लिख लें। अब cos 5 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो V0 R की जगह हम I0 R लिखते थे, यहाँ पे R, और यहाँ ऊपर की तरफ क्या बनाते थे, XL, और ये क्या बनता था, इंपीडेंस Z। इसीलिए कह रहे हैं प्रीवियस लेक्चर देख के आओ। ये V0 R, I0 R,
वी नॉट एल, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट काट दिया, नेट पोटेंशियल, नेट इम्पीडेंस। अब ये एंगल है हमारा फाई। अब इस एक्सएल को आप उठा के यहां रख सकते हो, देखो जेड ये है, इस एक्सएल को उठा के यहां रख दो। अब यहां देखो पावर फैक्टर की वैल्यू आपको दिखने लगेगी, एक्सएल को उठा के यहां पे पुट करो ये। अब आपको पावर फैक्टर दिखने लगेगा कि पावर फैक्टर cos फाई कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाई जेड। और यही पावर फैक्टर का फॉर्मूला वर्क करेगा ऑलवेज। प्रीवियस 3 केस में भी वर्क कर रहा था, वहां भी वर्क कर रहा था। जरा सोचो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उस पूरे सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा? इंपीडेंस होता क्या है? जेड की वैल्यू कितनी होती है? जेड की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई? जेड क्या होता है? अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर पर प्लस आर स्क्वायर। मान लो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो उसमें एक्सएल कितना हो गया? 0। तो जेड भी किसके बराबर आया? आर के। तो उसका कॉस फाई कितना होगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट का ऊपर आर, और जेड की वैल्यू भी आर ही आएगी क्योंकि एक्सएल 0 हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव में। तो आर बाई आर 1, देखो 1 लिखा था आपने वहां पे। ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट उठा लो, प्योर इंडक्टिव में आर की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो कॉस फाई 0, पावर फैक्टर 0। प्योर कैपेसिटिव उठा लो, प्योर कैपेसिटिव में आर की वैल्यू कितनी होगी? 0। प्योर कैपेसिटिव में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ये 0, कॉस फाई 0। तो ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा। फिर से बोलता हूं, प्योर रेजिस्टिव उठा लो, सिर्फ रेजिस्टेंस, तो Z की वैल्यू कितनी होगी? ये खत्म हो गया, Z की वैल्यू भी R, तो ये भी R कैंसिल, पावर फैक्टर 1। प्योर इंडक्टिव R0, प्योर कैपेसिटिव R0, पावर फैक्टर 0। जैसे हम ले लें RC सर्किट, RC सर्किट कैसे बनता था याद है? मान लेते हैं कि करंट इस तरफ, जिस तरफ करंट उधर V नॉट R। अब V नॉट C किधर जाएगा? ऊपर की नीचे। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट, यानी करंट आगे होगा, पोटेंशियल पीछे है। ये हो गया V नॉट C, ये निकला नेट पोटेंशियल V नॉट। फेज डिफरेंस कितना? फाई का। फेज डिफरेंस कितना? फाई का। तो यहां पे लिख लो फाई। अब इस फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? V नॉट R की तरफ क्या बना दो? R। V नॉट C की तरफ क्या बना दो? XC। और यहां क्या बन जाएगा? Z। ये एंगल कितना? फाई। फिर से देखो cos फाई क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे इसको यहां कॉपी कर दो XC को। बोलो याद आ रहा है ये सब? देखो एक्सेल ऊपर बनता है, XC नीचे बनता है, काम खत्म। और इसका रिजल्टेंट Z। अब यहां से देखो इस ट्रायंगल के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी? R बाई Z। ये हमेशा वर्क करता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला। याद कर लो, पावर फैक्टर cos फाई इज एक्चुअली R बाई Z। ये है पावर फैक्टर, क्या? R बाई Z। ऑलवेज प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, LR सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट हमेशा काम आएगा। क्लियर है? प्योर रेजिस्टिव में भी ये काम कर रहा है फॉर्मूला। प्योर रेजिस्टिव में ये 0, एक्सेल है नहीं, यहां पे जेड की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी। यहां जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सब पढ़ा चुके हैं हम आपको प्रीवियस लेक्चर में। जेड की वैल्यू अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R। अच्छा, प्योर रेजिस्टिव में XC भी 0, एक्सेल भी 0, कहीं से भी देखो, यहां से देख लो, यहां से प्योर रेजिस्टिव में ये भी 0, ये भी 0, यानी जेड की वैल्यू R ही आनी है। तो R बाई R 1, पावर फैक्टर 1। प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव में R होता ही नहीं, तो R 0 हो गया, पावर फैक्टर 0। नोट कर लें, पावर फैक्टर इज R बाई Z ऑलवेज। पावर फैक्टर में जो फाई है ये क्या होता है? ये फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ध्यान से देख लो, अभी भी 5 फेज डिफरेंस है नेट V और I के बीच में। 5 फेज डिफरेंस है नेट V और I के बीच में। मिटा रहे? ओके,
ये कहानी थी पावर फैक्टर की। और आपसे जब भी कोई एसी में पावर निकालने को बोले तो क्या निकाल के आना, एवरेज पावर निकाल के आना। ठीक है, एवरेज पावर कितनी है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की जगह आर बाई जेड, ऑलवेज टू आर बाई जेड। या मान लो वी आर एम एस के टर्म में ही लिखना हो तो एक बात बताओ, क्या आई नॉट वी नॉट बाई जेड होता है? दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर दो, आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू इंटू जेड। ये तो पता होगा ना सबको, आई नॉट इज वी नॉट बाई जेड। पीक करंट इज इक्वल्स टू पीक वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड किया, ये क्या बन गया, आई आर एम एस, और वी नॉट बाई रूट टू क्या बन गया, वी आर एम एस बाई जेड। अब आपको वी आर एम एस के टर्म में ही लिखना है, तो आई आर एम एस की जगह आप वी आर एम एस बाई जेड डाल दो, वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा और नीचे जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सही है, बोला आया नहीं आया? मैंने कहा वी आर एम एस के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है, पूरा बता दे रहे हैं। तो आई आर एम एस को लिख सकते हो वी आर एम एस बाई जेड, तो वी आर एम एस बाई जेड वी आर एम एस हो जाएगा, तो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड। या आप कह रहे हो आई आर एम एस के टर्म्स में लिखना है, तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड, तो कितना बन जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये बन जाएगा। वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू जेड करोगे तो जेड जेड कैंसिल, आई आर एम एस इंटू जेड करोगे जेड जेड कैंसिल, आई स्क्वायर आर एम एस। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ये सबसे पॉपुलर इसका ये। अच्छा, एक चीज कभी कभी और पूछ लेता है, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर अगर पूछ ले तो वी आर एम एस आई आर एम एस, बस ये निकाल के छोड़ाना। एपरेंट पावर पूछ ले तो वी आर एम एस आई आर एम एस, इसमें पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई मत करना, नोट कर लो। और इंस्टेंटेनियस पावर पूछे तब तो वी और आई उठा लो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे पूछा है वो टाइम रख के निकाल दो। 90% केस में यही पूछा जाता है, 95% केस में। नोट कर लिया? ये सब मैंने बताने को बताया, कोई यूज नहीं, आपको याद ही रखना चाहिए। बाकी सब ये सब तो कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? मिटा रहे हैं? ओके, तो ये था पार का पूरा कहानी। एक छोटा सा टॉपिक हमें और आज देखना है जो कि है चोक कॉइल। थोड़ा सा पार से उसका रिलेशन भी है, पार फैक्टर से, इसी के साथ में पढ़ रहे हैं। चोक कॉइल, अब चोक कॉइल क्या होता है? देखो, भारत में मैक्सिमम जगह पे घरों में जो पोटेंशियल आ रहा है वो 220 वोल्ट है ना? At most places, थोड़ा लिख लो, at most places in India, household voltage supply is 220 वोल्ट। ठीक है, ज्यादातर जगहों पे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घर में कुछ डिवाइसेस हैं जो इतना हैवी पोटेंशियल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ट्यूबलाइट होती है ना? सम डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट्स, ठीक है, या इसको मरकरी ट्यूब्स भी कहा जाता है, कैन नॉट स्टैंड सच हाई वोल्टेज। इतना हाई वोल्टेज 220 वोल्ट वाला ये स्टैंड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसी डिवाइसेस के साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि इन पे 220 वोल्ट पहुंचे ही ना, फट जाएगी ट्यूबलाइट। अगर उसको 220 वोल्ट दे दोगे फट जाएगी, उसको इतना चाहिए ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, उस ट्यूबलाइट से कोई ऐसी चीज जोड़ दें जो वहां तक 220 वोल्ट पहुंचने ना दे। क्या किया जाए? एक रेजिस्टेंस लगा दें,
टू reduce voltage to tube we can connect a resistance, एक रेजिस्टेंस लगा दो, वोल्टेज खा जाएगा, बड़ा आसान है। जैसे ये हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये क्या करेगा, वोल्टेज खा जाएगा, है कि नहीं, कुछ वोल्टेज इसमें चला जाएगा, करंट को कम कर देगा, जो काम चाहिए वो हो जाएगा। बट रेजिस्टेंस विल वेस्ट टू मच पावर। देखो आसान सोल्यूशन था, मान लो हमारे पास कोई एक डिवाइस है, उसमें 220 वोल्ट आ रहा है, हमने कहा नहीं यार बहुत ज्यादा है, इसको इतना नहीं चाहिए, खराब हो जाएगी, तो हमने कहा ठीक है एक हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में इसके साथ एक हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, वो 220 वोल्ट में से कुछ वो खा जाएगा, बचा हुआ इसको देगा। तो देखो ये चीज अच्छी तो लग रही थी, बट इससे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्या, रेजिस्टेंस विल वेस्ट टू मच पावर। भाई अगर याद करो कि रेजिस्टेंस के केस में पावर की वैल्यू क्या हो रही थी, Vrms Irms, और cos फाई तो 1 आ रहा था। भाई R बाई Z करोगे, Z की वैल्यू R के बराबर आ रही थी, cos फाई कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। इतनी पावर ये वेस्ट कर देगा, एनर्जी बर्बाद कर देगा। सर होने तो बर्बाद, अपना क्या जाता है नहीं ये गलत बात है ना, उस एनर्जी को आप बर्बाद क्यों कर रहे हो, आप उस एनर्जी को सेव करो फ्यूचर यूज के लिए, कुछ ऐसा करो कि पोटेंशियल भी कम हो जाए, इस पे कुछ ऐसा करो कि वोल्टेज भी कम हो जाए और पावर भी वेस्ट ना हो। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज क्या चीज, चोक कॉइल। अब आ गए हीरो कहानी की, देखो बात समझे, जरूरत नहीं थी चोक कॉइल लाने की, काम रेजिस्टेंस भी कर सकता था। प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्यूबलाइट वगैरह है 220 वोल्ट नहीं ले सकते, 220 वोल्ट नहीं ले सकते, तो हमने कहा एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। क्या लगा देते हैं, एक हैवी रेजिस्टेंस, 220 वोल्ट में से ज्यादातर पोटेंशियल यही खा जाएगा वोल्टेज, इसको कम वोल्टेज देगा। प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो रेजिस्टेंस लगाया है ये एनर्जी भी तो वेस्ट कर रहा है, वेस्ट टू मच पावर। भाई रेजिस्टेंस तो बहुत पावर लेता है, Vrms Irms, इसका पावर फैक्टर कितना होता है रेजिस्टेंस का, प्योर रेजिस्टेंस का, प्योर रेजिस्टेंस लगाओगे पावर फैक्टर 1। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे चोक कॉइल। क्या यूज करेंगे, चोक कॉइल। नोट करें इतना पहले, प्योर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, प्योर रेजिस्टेंस से वोल्टेज तो घट जाएगा, बट ये खुद एनर्जी भी वेस्ट कर देगा, एनर्जी भी तो बचानी है। प्योर रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या है, प्योर रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है पावर फैक्टर का। प्योर रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर cos फाई कितना आता है, 1। इसमें पोटेंशियल और करंट किसमें होते हैं, सेम फेज में, फाई जीरो cos 0 1, पावर वेस्ट हो रही है। तो अब हम डेवलप करेंगे चोक कॉइल। नोट कर लें, मिटा रहे हैं इसको, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, मिटा रहे हैं, आओ। तो अब हम यूज करेंगे चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होता है, अब नोट करो यहां से, इसके पहले तो कहानी बता रहे थे। चोक कॉइल होता है सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट। अब हम क्या करेंगे कि ये ट्यूब लिया हमने और इस ट्यूब को सीरीज में एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। अब ऐसे सिर्फ इंडक्टर से ही करोगे, अपने आप रेजिस्टर आ जाएगा। अरे इंडक्टर मतलब क्या, कॉइल को ऐसे गोल गोल घुमाओगे, कॉइल किससे बना है, वायर से, उसके पास रेजिस्टेंस खुद ही होगा। समझ गए बात, प्योर इंडक्टर मिलेगा कहाँ, अरे जो इंडक्टर का ऐसे ऐसे जो घुमाते हो कॉइल, उस तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, तो बस वही लगाया जाता है, ऐसे नहीं कि अलग से सही में कोई रेजिस्टेंस लगा। हमें रेजिस्टेंस वैसे भी छोटे से छोटा चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर वेस्ट कर रहा है, तो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही होता है
बट उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसी को हम आर ले लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता प्योर इंडक्टर मिले आप तार को इसे गोल गोल घुमाओगे, उस तार का रेजिस्टेंस होगा भैया। ठीक है, अच्छा अब हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि ये पोटेंशियल खा जाए। भाई ये पोटेंशियल तभी खाएगा जब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या ये कह लें कि ओवरऑल इंपिडेंस ज्यादा होगा। चोक कॉइल, ये चोक कॉइल है, choke coil can reduce voltage to tube only if its Z is high, उसका Z यानी इम्पिडेंस ज्यादा। बच्चों Z की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या लग जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इंडक्टर केस में ही लगता है। अच्छा Z तो हाई करना है पर R को लो भी रखना है। R क्यों लो रख रहे हैं भाई, रेजिस्टेंस ज्यादा लोगे तो ये पावर वेस्ट करने लगेगा। एट द सेम टाइम R should be स्मॉल। अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, एक्सएल के ऊपर। जेड को बड़ा करना है, आर को छोटा भी रखना है, यानी सारी जिम्मेदारी एक्सएल के ऊपर है। यानी ये एल बहुत बड़ा हो तभी काम बनेगा। अरे एक्सएल क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्सएल होता है ओमेगा एल, यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको बड़ा भी करना है और इसको बड़ा भी नहीं होना, यानी सारी जिम्मेदारी एल के ऊपर ही तो है ना। तो यही तो बोल रहा है कि इंडक्टर ही होता है, असल में चोक कॉइल इंडक्टर ही होता है, साथ में उसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है बस उससे काम बन जाता है ना। फिर से समझो, चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज। चोक कॉइल का काम क्या है, इसमें वोल्टेज रिड्यूस करना और साथ साथ पावर वेस्ट ना करना। तो चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब ओनली इफ इट्स Z इज हाई। भाई इसका ओवरऑल इंपिडेंस ज्यादा होगा तो ये वोल्टेज खा जाएगा, तो ये वोल्टेज खा जाएगा, वोल्टेज खा जाएगा तो इसमें वोल्टेज कम होगा, पर ये पावर वेस्ट ना करे। पावर वेस्ट ना करे हमने निकला, इसलिए एट द सेम टाइम R शुड बी स्मॉल। दो काम है इसके, सिर्फ इसमें वोल्टेज कम नहीं करना, पावर वेस्ट भी नहीं करना, वरना हम प्योर रेजिस्टेंस लगा देते। एट द सेम टाइम R शुड बी स्मॉल। अच्छा यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, एक्सेल पे। हेंस एक्सेल इज लार्ज एंड आर इज स्मॉल। ये है चोक कॉइल का बनाने का तरीका। अब जरा देखो कैसे पार ये खराब नहीं करेगा। आर छोटा करने से सर क्या एक्सेल बढ़ाने से काम बन जाएगा, हाँ। क्यों, क्योंकि प्योर इंडक्टिव में पावर फैक्टर 0 आ रहा था। जरा देखते हो, छोड़ो और पावर फैक्टर निकालते हैं इसका। अगर इस सर्किट को हम बनाना चाहें तो आर को हमेशा ऐसे बनाते हैं और एक्सएल को ऊपर और एक्सी को नीचे, या तो एक्सी कोई है नहीं, ये बनेगा जेड, ये बना 5। यहां से पावर फैक्टर मुझे बताओ भाई, जितना इंडक्टर की तरफ जाओगे पावर फैक्टर उतना 0 की तरफ जाएगा ना। और देखते हैं पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू बोलो यहां से r बटे जेड। जेड की वैल्यू देखो r बटे अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊपर नीचे r से डिवाइड कर दो। सो cos फाई इज इक्वल्स टू, वो r से डिवाइड हुआ 1, नीचे r से डिवाइड होगा, अंदर जाके r स्क्वायर बन जाएगा, वो एक्सएल बाई आर का स्क्वायर प्लस 1। पूरा समझ में आया। अरे इसी r को उठा के नीचे ले आओ यार, इसी को लाके नीचे डिवाइड कर दो, अंदर डाल दो, अंदर डालोगे स्क्वायर हो जाएगा, ये बना। अब देखो R छोटा है और एक्सेल बड़ा है, ये बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा, ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ, 1 बाई इनफाइनाइट 0 की तरफ, यानी cos फाई टेंड्स टू 0। एक्चुअल में 0 नहीं होता, कोई स्मॉल क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल, 0 नहीं हो सकता एक्चुअल में, छोटी सी क्वांटिटी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता एनर्जी वेस्ट ना हो,
है ना। इस तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, जिस तार का आपने, अगर प्योर इंडक्टर मिल जाए क्या बात है, प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर 0, तो वहां तो पावर वेस्ट ही ना होगी, पर हमको पता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस 0 तो नहीं हो सकता, जब तक 0 नहीं तब तक ये इनफाइनाइट नहीं, जब तक इनफाइनाइट नहीं तब तक ये 0 नहीं, बट वेरी वेरी स्मॉल। अब पावर फैक्टर छोटा हो गया तो ओवरऑल पावर लॉस भी कम हो गया, Vrms Irms cos फाई आ रहा था, cos फाई छोटा। तो ये काम होता है चोक कॉइल का। क्या दो काम है, ध्यान से, चोक कॉइल रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब, और दूसरा काम एट द सेम टाइम आर शुड बी स्मॉल, जिससे कि पावर लॉस ना हो, वरना प्योर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। व्हाट इज चोक कॉइल? इट इज एक्चुअली अ प्योर इंडक्टर जिसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो। आप एचसी वर्मा पढ़ोगे तो वो तो बता ही नहीं रहे कि उसमें रेजिस्टेंस है, एचसी वर्मा पढ़ोगे वो बोल ही नहीं रहे रेजिस्टेंस है, वो कह रहे हैं प्योर इंडक्टर। बट एक्चुअल बात क्या है कि उस इंडक्टर का ही खुद कुछ रेजिस्टेंस है। हाँ, इसका एल बड़ा होगा, भाई बड़ा नहीं होगा तो ये पोटेंशियल कैसे इसमें से ये खींचेगा? अरे भाई ये पोटेंशियल कितना लेगा, V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट जेड, ऐसे तो लिखते हैं। इतना पोटेंशियल ये पीक वैल्यू ले गया, कब ले जाएगा? जब इसका जेड हाई। जेड क्यों हाई चाहिए? ताकि ये पोटेंशियल रिड्यूस कर सके। और आर क्यों लो चाहिए? ताकि इसका पावर फैक्टर 0 के पास जा सके। पावर फैक्टर समझ में आया? आर एक्सएल जेड कॉस फाई आर बाई जेड, पक्का? चलिए कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कितना समझ में आया भाई, क्योंकि रात के समय में वीडियो बनाया गया है, ठीक है, तो सकता थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हो। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, सीरीज LCR सर्किट। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।